हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम फिर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और यह हमारे नागरिकता चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? विद गुरुकुल चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छा, जो ये क्लास नोट है, अगर पीडीएफ इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं बेटा, ये पीडीएफ को आप लोग कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो टारगेट विथ गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है बेटा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन सभी क्लासों का अपडेट भी मिल जाएगा और प्लस इनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अब ये स्पेशली जो बैच चल रहा है यूपीएसआई 2025 के लिए चल रहा है। और जस्ट आज ही आप लोग को मूल विधि की क्लास आएगी जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पे बनाया गया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप उस क्लास को भी इंजॉय करिएगा और जैसा होगा फीडबैक दीजिएगा तो उसका नेक्स्ट क्लास फिर आपको अगले डे चला जाएगा। तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ नागरिकता का हमारा जो है सीक्वेंस कौन सा पार्ट कौन है? 3rd है। आवाज़ नागरिकता को हम लोग खत्म भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, हम आपको नागरिकता के जो प्रावधान थे हमने बता दिया था। आर्टिकल 5 में क्या था कि नागरिकता जो 26 जनवरी 1950 समय जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक थे वो सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। वही जो 6 में क्या था बेटा? तो 6 में मैंने आपको सिखाया था, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा के दौरान जो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे उनकी नागरिकता का विवरण कहाँ मिलता है? तो 6 में मिलता है। कहाँ मिलता है? 6 में मिलता है। और वहीं जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, अब पाकिस्तान गए, अच्छा नहीं लगा, फिर वहाँ से कहाँ गए? वापस आ गए, तो उनके नागरिकता का विवरण कहाँ मिलता है? तो आप बता सकते हैं कहाँ मिलता है? 7 में मिलता है। वहीं जो भारत से बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनके नागरिकता का विवरण कहाँ मिलता है? 8 में मिलता है। और जब कोई व्यक्ति अपने अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो उस देश की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। यह बात कहाँ मिलेगा? 9 मिलेगा। और नागरिकता संबंधित जो अधिकार होते हैं वो किस में है? 10 में है। और नागरिकता में अगर कोई भी नए नियम को लाना है या कुछ उसमें समाप्त करना है तो उसके लिए संसद विधि बना सकती है, जिसका विवरण कहाँ मिलता है? आर्टिकल 11 मिलता है। अब इसी के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 आया था। अब इस नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन किया गया था। जैसे 1986 में संशोधन किया गया था, फिर आपका 1992 में संशोधन किया गया था, फिर आपका 2003 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 2015 में किया गया था और 2019 में किया गया था। तो समय दर समय नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और नए नए प्रावधानों को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो इसी में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं है और उसे भारत का नागरिक बनना है, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसे अगर भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या नियम क्या प्रावधान होने चाहिए ना। तो जिसमें मैंने कल आपको 2 आधार बता दिया था, एक तो जन्म के आधार बता दिया था और दूसरा किसके आधार बता दिया था बच्चे? वंश के आधार पे ना। तो आइए उन्हें फटाफट दोनों को रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते बच्चे। देखिए प्यारे, अगर मैं आपसे कहूँ तो देखिए जन्म के आधार पर अगर नागरिकता की बात करेंगे बेटा तो ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के अगर मध्य कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर जन्म लेता है, समझिएगा 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के मध्य अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर जन्म ले लेता है, वो भारत का नागरिक हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, पर इस समय अवधि के अंदर अगर जन्म लेता है तो उसे भारत की, ध्यान देना, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर उसे जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, वो भारत का नागरिक हो या ना हो। पर हाँ, इस टाइम पीरियड के अंदर उसे भारत के अंदर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को जिसको नागरिकता दिलवा रहे हो वो भारत के अंदर जन्म लिया हो। बस में नहीं समझे? दूसरी बातें हैं, अगर ये कहता है यहीं पर अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के मध्य की बात करेगा, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य की अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर जन्म लेता है तो नागरिकता उसे भी दिया जाएगा। नागरिकता उसे भी दिया जाएगा, पर नागरिकता के लिए अब एक शर्त आ गया। क्या शर्त आ गया बेटा? कि उसके लिए माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। यहाँ पे क्या है कि अगर 87 से पहले है तो आप चाहे भारत के नागरिक हो, उसके माता पिता हो या ना हो, बस बच्चा भारत के अंदर जन्म लिया है तो उसे नागरिकता हम लोग क्या करेंगे? दे देंगे। पर वही अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर अगर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और तब उसे भारत की नागरिकता अगर देना है तब उसके लिए
उसके माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना क्या है, अनिवार्य है। तो बोलो बात समझ पाए। तो ये था जन्म के आधार पे, जिसको मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कल वाले क्लास में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलरेडी आपने पहले से नोट डाउन किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब बढ़ते करते हैं बच्चे वंशानुगत के आधार पे, बाई डिसेंट, मतलब खून के आधार पे, समझ रहे हैं, वंश के आधार पे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, उसके आधार पे भी आपको नागरिकता दी जा सकती है भारत की। जैसे इसमें क्या है, अगर कह रहा है 26 जनवरी 1950 से 1992 के मध्य, ध्यान समझिएगा, 26 जनवरी 1950 से 1992 के मध्य देश के बाहर जन्मे, देश के कहाँ बच्चे, ये कह रहा है बाहर, और जबकि वो कहाँ था, देश के अंदर। अब ये कहाँ है, देश के बाहर जन्मे बच्चों को नागरिकता तभी दिया जाएगा जब पिता भारत का नागरिक हो। पिता कहाँ का हो बच्चे, भारत का नागरिक हो। तो मतलब उसे नागरिकता तब दे दिया जाएगा जब वो उसके पिता कहाँ हो, भारत के नागरिक होंगे तब, और जन्म कहाँ लिया हो, देश से बाहर। समझ रहे हैं। तो अगर कोई भी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 के मध्य देश के बाहर जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी दिया जाएगा जब पिता भारत का क्या हो, नागरिक हो। मतलब अगर आपने मान लीजिए आपका बच्चा है, आपका बच्चा कहाँ जन्म ले लिया, अमेरिका में जन्म ले लिया, आप चाहते हैं उसे भारत की नागरिकता दिलवा दें, तो भारत की नागरिकता दिलवाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, पिता को, माता के यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जबकि यहीं आगे क्या कहता है कि 1992 से लेकर 2004 के मध्य, 1992 से लेकर 2004 के मध्य देश के बाहर जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी दिया जाएगा जब माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। मतलब यहाँ थोड़ी सी रियायत मिल गई आपको। अब माता पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, इसके पहले देखेंगे तो पिता को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, माता भारत के नागरिक हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बोलो भाई, बात क्लियर है दोनों। और ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया था। आइए आज की क्लास में नया एंटर करते हैं। आइए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं किसके आधार पर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे कि भारत में नागरिकता कैसे दिया जाएगा बेटा, पंजीकरण के आधार पे। तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता भारत में कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें ध्यान देना है, एक शब्द है जिसका नाम है PIO। क्या है बेटा, PIO। तो आप लोग को पता है PIO किसे कहते हैं, अभी जस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी इसको मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा PIO होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर ये कोई भी व्यक्ति PIO कार्ड धारक है, कोई व्यक्ति अगर PIO कार्ड धारक है और वह बेटा यदि यह 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति PIO कार्ड धारक है और यदि वो 7 वर्ष लगातार भारत में रहता है तो पंजीकरण के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा क्या क्या है बेटा, OCI। क्या है बच्चे, क्या है OCI? OCI मतलब होता है ओवरसील सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर ये 5 वर्ष लगातार भारत में रहते हैं तो इनको नागरिकता दे दिया जाएगा। तो अगर PIO कार्ड धारक होगा तो पंजीकरण के आधार पर कितने वर्षों में नागरिकता दे दिया जाएगा, 7 वर्षों में। जबकि OCI कार्ड धारक होगा तो कितने वर्षों में नागरिकता दे दिया जाएगा, 5 वर्ष। कितने वर्ष में दिया जाएगा बच्चे, 5 वर्ष। अभी PIO OCI क्या होता है सब समझाते हैं। अब कह रहा है ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है लेकिन निवास विदेश में करता हो, मतलब ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता दे सकते हैं। कैसे, ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन जन्म भारत में हुआ पर अब वो निवास कहाँ कर रहा है बेटा, तो वो कहाँ रह रहा है, विदेशों में रह रहा है। तो अगर वो भी चाहे, तो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो भारत की नागरिकता ले सकता है। मान लो जन्म यहाँ हुआ और जन्म होने के बाद कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, वहीं रह रहा है, जीवन यापन कर रहा है। पर उसे लगा कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद कि हमको भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए, हमको भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए। तो वो क्या कर सकता है बच्चे, भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत के अंदर हो। समझे बच्चे। अगला पॉइंट क्या है, और क्या आधार है बेटा, तो हमने 1 2 3 आधार बताया बेटा, 14 आधार ये कह रहा ऐसे विदेशी महिला जिसने भारतीय पुरुष से विवाह किया है। मान लो कोई विदेशी महिला है और भारत की नागरिकता चाहती है तो इंडियन पर्सन से क्या करे, इंडियन व्यक्ति से क्या करे, शादी कर ले। हाँ हाँ हाँ, सचिन और सीमा जैसे वर्तमान में बहुत ही
चल रहा था आप लोग में, सचिन और सीमा हैदर का। और सीमा हैदर कैसी है? पाकिस्तानी है। पर बेटा अभी आगे पढ़ाएंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश को बैन है, समझ रहे हैं ना। पंजीकरण तो दे देंगे, पर कुछ ऐसे देश है जहाँ पे भारत सरकार ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है, इन्हें किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिलेगा। अब इस समय तो बिल्कुल ही सुविधा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं बच्चे। तो ध्यान देना, ऐसी विदेशी महिला जिसे भारतीय पुरुष से विवाह किया होगा। अगर मान लीजिए अगर सीमा हैदर को नागरिकता दी भी जा रही है, तो उसके पीछे किस आधार होगा बेटा? यही पंजीकरण आधार होगा ना। दूसरी बात, अगला कह रहा है विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों को भी नागरिकता दिया जाएगा। जैसे विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक जो ऑलरेडी कहाँ के नागरिक है बेटा? भारत के नागरिक हैं, पर वो कहाँ रह रहे हैं? विदेश में रह रहे हैं, और उनके बच्चे वहाँ नागरिकता ले लिए हैं। पर उनके अगर बच्चे चाहते हैं कि हम भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो उसके पिता कहाँ के नागरिक थे? भारत के नागरिक थे ना। तो अप्लाई करेंगे तो पंजीकरण के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। समझे बच्चे? अगली बात, और इसके अलावा बच्चे राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे व्यक्ति जो भारत में रहते हैं हो या भारत में नौकरी करते हो। मतलब राष्ट्रमंडल मैंने बताया था ना, राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं बेटा? राष्ट्रमंडल आपको बता दो कि जितने भी लोग अंग्रेजों के गुलाम देश थे, जितने भी लोग अंग्रेजों के गुलाम देश थे, उन सभी देशों के समूहों को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो कहने मतलब ये कि राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे व्यक्ति हो भारत में नौकरी करते हो। अब मैंने बताया आपको राष्ट्रमंडल होता क्या है। तो राष्ट्रमंडल देशों में वो समूह आते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम देश थे। तो अंग्रेजों के गुलाम देशों के जो समूह होते हैं उन्हें राष्ट्रमंडल कहा जाता है। और राष्ट्रमंडल देशों के जो भी व्यक्ति होंगे, अगर वो भारत में नौकरी करते होंगे, क्या करते होंगे बेटा? भारत में नौकरी करते होंगे या भारत में रह के निवास करते होंगे, तो भी चाहे तो अप्लाई कर लेंगे और उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो यह कुछ आधार है जिन आधारों पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो क्या क्या है? तो पहली बात, या तो PIO कार्ड धारक हो आप, तो 7 वर्षों तक भारत में रहेंगे, नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा क्या हो? OCI कार्ड धारक हो, तो 5 वर्ष लगातार भारत में रहेंगे, नागरिकता मिल जाएगी। या ऐसी विदेशी महिला जिसे भारतीय पुरुष से विवाह किया हो, तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन निवास विदेश में करता हो, तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों का भी पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देशों में के ऐसे व्यक्ति जो भारत में रहते हों या भारत में नौकरी करते हों, तो उन्हें भी हम लोग नागरिकता दे सकते हैं। तो ये सभी आधार है नागरिकता देने के। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके PDF ऑलरेडी आपको क्या हो जाएंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। ऑफलाइन बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है ना। व्हाट्सएप पे कर देंगे, घबरा जाएगा। चलिए अब आइए, अगला हम देखते हैं। तो हमने 3 आधार देख लिया। किसका? हमने कितने आधार देखे? नागरिकता प्राप्त करने के 3 आधार देख लिए। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तो हमने क्या देखा? वंश के आधार पर देखा, दूसरा हमने किसके जन्म के आधार पर देखा, और तीसरा किसके आधार पर देखा? पंजीकरण के आधार पे। आइए चौथा आधार देखते हैं बच्चे। चौथा आधार क्या है? नेचुरलाइजेशन अर्थात देशीकरण। अब देशीकरण क्या बेटा? कि मतलब यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई देशीकरण के तहत किसी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा, अगर देशीकरण के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता देना है तो कैसे दोगे? क्या आधार होना चाहिए? तो पहला बात आधार बेटा ये है, वो भारत सरकार की सेवा में हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति वो भारत सरकार की अगर सेवा कर रहा हो, मतलब भारत सरकार की नौकरियों में शामिल हो। सेवा करने का मतलब क्या है? नौकरियों में शामिल हो, तो उसे हम लोग भारत की नागरिकता दे सकते हैं। दूसरी बात, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का जानकार हो। मतलब अब सभी भाषाओं जानकार नहीं, अब आप जानते हैं 8वीं अनुसूची की बात करेंगे, अगर 7th लिस्ट की बात करेंगे बेटा, तो 7th लिस्ट में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो ध्यान देना, पहले तो कुल कितनी भाषा थी? 14 थी। फिर क्या हुआ? एक जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया। फिर क्या जोड़ा गया बेटा? आपके नमक जोड़ा गया। और फिर क्या जोड़ा गया? बोडोमास जोड़ा गया। अब टोटल भाषा कितनी हो गई बच्चे? 22। तो ध्यान देना, ये क्या है बेटा? सिंधी है। क्या है? सिंधी है। ये क्या है बेटा? तो नेपाली, नमक, मणिपुरी, कोंकणी। अब बोडोमास, यहाँ 4 से कैसे याद कर सकते हैं बेटा? बोडोमास कैसे याद कर सकते हैं? बोडो मास। तो देखो बच्चे, तो देखो बो से क्या हो गया बेटा? बोडो। डो से क्या हो गया? डोगरी। यम से क्या हो गया बेटा?
मैथिली, और यस से क्या हो गया, संथाली। तो पहले हमारे पास कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब कितनी हो गई, 14 कितने हो गए, 15, 15, 16, 17, 18, 18 4 22। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन 22 भाषाओं में से किसी एक भी भाषा का जानकार है, इन 22 भाषाओं में से किसी इन एक भाषाओं का अगर जानकार होगा, तो उसे देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। तो मतलब बड़ा आसान तरीका है ये। अगर आपको नागरिकता लेना है तो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं हो जाएगी। अब देख रहे भारत और नेपालियों के लिए क्या है, आपने गोरखा बटालियन बना दिया आर्मी में, उसको लेके क्या करेंगे, वो तो अपना छोटा सा पिद्दी सा भाई है, उसको तो साथ में लेके चलना है ना। तो ध्यान देना। तो पहली बात बेटा, 2 आधार बताया मैंने, भारत सरकार की सेवा करता हो, दूसरा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा का क्या हो, जानकार हो, अर्थात इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को क्या हो, जानता हो बहुत अच्छे से। और कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो और 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। मतलब सोचिए, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं हो, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर एडल्ट हो चुका है, और वो भारत में लगातार 10 वर्षों से अगर रह रहा है, तो 10 वर्षों तक अगर उसका भारत में रहने का ब्यौरा होगा और वो चाहे तो अप्लाई अगर कर देगा नागरिकता के लिए, तो उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। और इसमें एक चौथा आधार बेटा, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने स्वेच्छा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, भारत सरकार के अंदर समाज सेवा में, कला में, साहित्य में, विज्ञान में अगर कार्य करता है, मतलब वो समाज सेवा, जन कल्याण का काम करता है, समाज को उठाने का काम करता है, अगर वो काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो समझिएगा ऐसे व्यक्ति को भी आप क्या कर सकते हैं, आप नागरिकता दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो एनी बेसेंट, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ बेटा। अब एनी बेसेंट एक प्रकार से वो तो हमारी भारतीय मूल निवासी तो थी नहीं, आयरलैंड की थी, पर वो क्या कर रही थी, भारत के अंदर क्या कर रही थी, जो भी एक प्रकार से लोग थे, जो महिलाएं थी, उस महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो अगर वो चाहती तो देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकती हैं, पर जो वो थी तो उस समय प्रावधान था ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1900 कब 25-25 की बात कर रहे हैं। नागरिक नहीं थी भारत की, नहीं, वो भारत की नागरिक नहीं थी ना भाई, पर वो देश के लिए, मैंने भारत के लिए बहुत कार्य किए हैं बेटा। तो याद कर लेंगे। तो बेटा ये कुछ प्रावधान है, तो कौन कौन से प्रावधान आपको समझ में आ गए, ये 4। तो ध्यान देना, भारत सरकार की सेवा करता हो, या कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो या 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, उसे नागरिकता दे सकते हैं, या 8वीं अनुसूची का क्या हो, जानकार हो, या तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने स्वेच्छा से गवर्नमेंट में क्या कर रहा हो, समाज सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, इन क्षेत्रों में क्या कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, तो उन्हें हम लोग देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे देंगे। बोलो भाई, बात क्लियर है। आइए, तो हमने 4 आधार देख लिया, हम कुल कितने आधार पे बात करेंगे, 5। तो आइए 5वां आधार देख लेते बच्चे। 5वां आधार बहुत ही सरल है, क्या है, अब समझिएगा। जब से कोई भी क्षेत्र बेटा, कोई भी क्षेत्र, जिसे मान लीजिए भारत हिस्सा नहीं था, और उस क्षेत्र को हमने या युद्ध के आधार पे, या फिर जब वो सम्मिलित हो रहा, बंटवारा हो रहा था, तो वो क्षेत्र हमारे अंदर आ गया, हमारे भौगोलिक सीमा के अंदर आ गया, तो वहां पे निवास करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। मतलब अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड क्षेत्र, जिसे हमने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। तो जब कब्जा कर लिया एरिया को, तो वहां की जनसंख्या भी क्या होगी, हमारी हो गई, तो ऑलरेडी वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो वही बात लिखा बच्चे कि जिस क्षेत्र को भारत क्षेत्र में शामिल, भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया गया हो, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले स्वयं भारत के नागरिक हो जाएंगे। मतलब जो भी इस क्षेत्र में निवास कर रहे होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे बच्चे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो भारत के नागरिक होने के लिए, जैसे बेटा हमने कहा सिक्किम, अब सिक्किम भारत का हिस्सा तो था नहीं, तो हमने आपको बताया था इसके लिए 2 प्रावधान बताया था बेटा। एक तो आपको बताया था 35वां संविधान संशोधन 1975 ना, कहना है 74, चलिए चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें इसे क्या किया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया। और वही आप अगला देखेंगे तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे क्या किया गया बेटा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम में किसका शासन था बेटा, चोंग्याल वंश का शासन था। अब बताइए, जैसे क्षेत्र को हमने भारतीय भू क्षेत्र का हिस्सा माना, तो यहाँ जितने भी रहने वाले व्यक्ति होंगे वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे 1961 में हमने क्या किया, गोवा को मुक्त कराया, तब गोवा किसका हिस्सा हो गया,
भारत का हिस्सा हो गया। तो गोवा जब भारत का हिस्सा हो गया तो गोवा में रहने वाले व्यक्ति भी किसके हिस्से हो गए? भारत के। अब इसको याद करने बहुत अच्छा तरीका बेटा, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे, ब्रांड। ये ब्रांड क्या है? ब्रांड अगर शब्द याद कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा यही 5 आधार हैं जिसके आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। जैसे बाई बर्थ हो गया बेटा, बाई रजिस्ट्रेशन हो गया, अब ये एक्वायर्ड एरिया हो गया जिसको हमने क्या अर्जित किया है, अब ये क्या एन से नेचुरलाइजेशन हो गया, और डी से क्या हो गया बेटा? डिसेंट हो गया। समझ रहे हो ना? ब्रांड शब्द याद कर लो कि याद हो जाएगा। ब्रांड से बाई बर्थ जन्म के आधार पे, रजिस्ट्रेशन बाई रजिस्ट्रेशन के आधार पे, एक्वायर्ड मतलब जिसको हमने क्या किया? कब्जा किया है उस क्षेत्र को, एन से क्या होगा? नेचुरलाइजेशन हो गया, और डी से क्या हो गया? डिसेंट हो गया। तो आप ब्रांड शब्द को याद कर लीजिएगा तो नागरिकता धारण करने के आधार पता चल जाएंगे आपको। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से आधार हैं, तो दे देगा देशीकरण, समझ रहे हैं ना? देशीकरण दे देगा, और जन्म के आधार दे देगा, पंजीकरण के आधार दे देगा, अब एक ऐसे दे देगा, कोई अलग से नाम दे देगा। गृह मंत्रालय के आदेश के आधार पे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। पर नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है हमारे पास? यही 5 है। ब्रांड, BRAND, समझ रहे हैं? अब आइए हमने नागरिकता तो प्राप्त करने का तरीका सीख लिया, अब आइए समझते हैं नागरिकता की समाप्त कैसे की जाएगी। नागरिकता समाप्त कैसे होगी, आइए और समझते हैं बच्चा नागरिकता समाप्त। तो देखो बेटा, नागरिकता समाप्त होने के कुल 3 तरीके हैं जिसको आप याद कर सकते हो। RTD, क्या याद कर सकते हो? RTD। अब जैसे बेटा क्या हुआ? स्वेच्छा से त्याग। जैसे आपकी इच्छा है, आप अपने से अपना नागरिकता का त्यागना चाहते हैं, तो आपके पास ये पावर है, ये आपको अधिकार है, आप चाहे तो अपनी इच्छा से स्वतः आप स्वतंत्र हैं अपने नागरिकता को त्याग करने के लिए। पर बेटा जैसे नागरिकता आपने त्याग कर दिया तो भारत के अंदर जो भी राजनीतिक पद हैं, जो भी नौकरियों से संबंधित पद हैं, या जो आपको यहाँ टोटल एक आम आदमी के नागरिकों को जो लाभ मिलता है, उस लाभ से आप क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। आपको देश के अंदर जो भी लाभ मिल रहे थे वो सभी लाभ नहीं मिल पाएंगे। आपको ट्रीट कैसा किया जाएगा? विदेशियों के जैसा। समझ रहे हैं? तो अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वेच्छा से अपने क्या कर सकता है बेटा? स्वेच्छा से अपने नागरिकता को त्याग कर सकता है। दूसरा बेटा है समाप्ति निरसर। समाप्ति निरसर कब होगा? अब यहाँ देखो, इसका मतलब होता है समाप्ति निरसर का मतलब होता है बच्चे क्या करना? बर्खास्त करना। क्या होता है? क्या होता है बच्चे? बर्खास्त करना। अब बर्खास्त करने का मतलब क्या होगा बेटा? जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 देशों की नागरिकता धारण कर लिया, जैसे अब मान लीजिए अब ये जोखू है, ये जोखू है। अब जोखू ने क्या किया? ये कहाँ का नागरिक है बेटा? इंडिया का है। ये कहाँ का है? इंडिया का है। अब इसने क्या किया? कहाँ चला गया? रूस। और रूस गया तो उसे सब कुछ ठीक ठाक लगा, उसने क्या किया? रूस की नागरिकता धारण कर लिया। इंडिया को नहीं बताया, तो इंडिया को जैसे पता चलेगा इसे इंडिया की नागरिकता सिटीजनशिप ऑलरेडी क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। तो अगर कोई अगर कोई व्यक्ति, अगर मान चलिए कोई एक व्यक्ति अगर भारत सरकार को बिना बताए अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह उस देश की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, अब आपने जापान की नागरिकता ले ली तो समझिए इंडिया की नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक। तो ये दूसरा आधार होता है नागरिकता को समाप्त करने का। और तीसरा क्या है? वंचित होना। वंचित होने वाला सोचते हो ये सबसे खराब है, जिसको आपको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चे क्या हो? देशद्रोह हो। क्या हो बच्चे? अगर किसी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हो, किसी के ऊपर देशद्रोह मतलब वो देश का गद्दार हो, देशद्रोह हो बेटा, या तो ये क्या किया हो? संविधान का उल्लंघन। तो अगर उसे कोई व्यक्ति देश का देशद्रोह हो या संविधान का उल्लंघन किया हो तो ऐसे कंडीशनों में ध्यान देना है क्या किया जाएगा? उसकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। या तो एक पॉइंट और है बेटा, अगर बिन बताए वह 7 वर्ष तक विदेश में रहता है, विदेश में रहता है मतलब भारत सरकार को बिना बताए वो 7 वर्ष अगर लगातार विदेशों में रहता है, अब भारत सरकार को जिक्र नहीं करता है कि हम इस स्थान पर हैं, हमको कोई दिक्कत समस्या नहीं, हमारी नागरिकता बनाए रखिए,
तो अगर आप लगातार 7 वर्ष तक विदेशों में रहते हैं बिना बताए भारत सरकार को, तो ऐसे कंडीशनों में आपसे आपकी नागरिकता को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। हाँ, तो देशद्रोह के मामले पे, संविधान के उल्लंघन के मामले पे या 7 वर्ष तक विदेश में अगर रहते हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो ये था नागरिकता प्राप्त करने तथा त्याग करने की प्रक्रियाएं। अब हम लोग समझते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी अलग अलग से होते हैं, जैसे पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, समझ रहे हैं? पीआईओ, ओसीआई, एनआरआई, ये सभी क्या होते हैं, जरा सा इन सब के बारे में भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा देखिए, आपको मैक्सिमम जो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा, जो भी आप वनडे एग्जाम देंगे तो वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा अधिक से अधिक वही आर्टिकल से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैक्सिमम किससे बनने वाले हैं, आर्टिकल से ना। चुंडी छूट गया है, बांध है बाबू। कमेंट पढ़ते रहे, कमेंट जाने दीजिए, कमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं ना। कमेंट आजकल मैक्सिमम टीचर यही कर रहे हैं, कमेंट पढ़ के भौकाल बना रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो ये 3 आधार होते हैं नागरिकता समाप्त होने की। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया? आइए और भाई ये बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनआरआई। हाँ, एनआरआई बहुत सुनते हो, एनआरआई लड़के से शादी हुआ, या हुआ फला ढींग का। हाँ, आइए तो देखो, सबसे पहले बच्चे एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडिया, अर्थात गैर प्रवासी भारतीय। क्या होता है? गैर प्रवासी भारतीय। आपको बताओ बच्चे, इसका भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में इसका उल्लेख नहीं है कि एनआरआई भारत के नागरिक है कि नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी जानकारी मिलती कहाँ, इसकी स्रोत मिलती कहाँ बेटा? तो ध्यान देना है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। क्या बेटा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, क्योंकि ये ऐसे समझ लो 182 दिन से प्लस जो भारत से बाहर रहते हैं और उनकी आर्थिक गतिविधियां किसके साथ जुड़ी हो, देश के साथ जुड़ी हो। जैसे इंडिया का, जैसे मान लो सोनू है, अब सोनू कहाँ रह रहा है? अमेरिका में रह रहा है। कहाँ रह रहा है सोनू? अमेरिका में रह रहा है। तो ये लगभग 182 दिन से ज्यादा कहाँ रहा हो? अमेरिका में रहा हो, और पैसा वैसा कमा के कहाँ भेज रहा हो? इंडिया भेज रहा हो। इंडिया में क्या कर रहा हो? टैक्स दे रहा हो, सारा कुछ देश के लिए समर्पित है, और रह कहाँ रहा है? विदेश में। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग एनआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एनआरआई कहते हैं। तो इसकी जिक्र कहाँ बेटा, जानकारी कहाँ मिलेगी? इसका जानकारी मिलता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि बेटा टैक्स पे कर रहा है तो इसलिए यहाँ जुड़ेगा। और दूसरा फेमा एक्ट 1999। अब फेमा एक्ट क्या है बेटा? अब जब सोनू मान लो अमेरिका से आएगा वापस, तो कहाँ आएगा? बाबतपुर हवाई अड्डा, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो अभी प्राइवेटेशन हो गया है इसका। अब सोनू यहाँ उतरेगा तो पैसा लिया है डॉलर फॉलर, तो इंडिया में डॉलर चलेगा नहीं, तो डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है फेमा, जो क्या करेंगे? मुद्राओं का विनिमय करता है, परिवर्तन करता है। जैसे आप अगर किसी देश का मुद्रा चाहते हैं, तो जैसे आप जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ हर देश का बना रहेगा। तो आप जाएंगे, आप जैसे इंडियन करेंसी देंगे, और अमेरिका में जा रहे हैं तो आपको डॉलर मिल जाएगा, और जब वहाँ से वापस आ रहे हैं तो डॉलर जमा करेंगे, इंडियन करेंसी आपको वापस मिल जाएगा। तो इनकी एनआरआई की जानकारी कहाँ मिलती है बेटा? फेमा एक्ट 1991 में, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो आपसे पूछ लीजिए एनआरआई का उल्लेख कहाँ पर है बेटा? तो एनआरआई का उल्लेख कहाँ है? इन दोनों एक्टों के माध्यम से मिलता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नहीं मिलता है। अब आइए, अब सबसे बड़ी बात है, एनआरआई कहेंगे किसे? तो कह सकते बेटा ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक गतिविधियां, क्या मैंने कहा? आर्थिक गतिविधियां भारत से बाहर हों एवं 182 डेज विदेश में रहते हों, निवास करते हों, और टैक्स कहाँ भरते हों? भारत के अंदर भरते हों। हाँ, तो 182 दिन देश से बाहर रहते हों और उनकी सारी गतिविधियां कहाँ है? विदेशों में है, और टैक्स कहाँ दे रहे हैं? भारत के अंदर दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? एनआरआई कहते हैं। अब इनको सुविधा क्या है अगर एनआरआई कार्ड अगर बन गया किसी का? तो मान लीजिए अगर आप भविष्य में आपको एनआरआई कार्ड मिल गया तो आपको फायदा क्या होगा? तो फायदा बेटा है, पहली बात तो आप जानते हैं भारत में टैक्स पे करते हैं। जब आप टैक्स पे करते हैं, इसके अलावा बेटा ये हो कौन सकते हैं? यूएनओ के कर्मचारी या राजदूत। जैसे यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके भी जो राजदूत होते हैं, ये भी ध्यान देना कि कौन से होते हैं? एनआरआई हो सकते हैं। इसके अलावा इन्हें पासपोर्ट धारक नागरिक भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए पासपोर्ट धारक नागरिक किसे कहते हैं? तो पासपोर्ट धारक नागरिक किसे कहते हैं बच्चे? इसी कहते हैं। और ये बेटा राजनीतिक लाभ छोड़कर सभी लाभ का लुत्फ उठाते हैं। मतलब सिर्फ राजनीतिक लाभ, मतलब ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी नौकरियां नहीं कर सकते हैं, मतलब इन सभी पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। बाकी देश के अंदर जो अन्य लाभ होंगे ना, सभी लाभों का ये आराम से लुत्फ उठाएंगे।
अब नहीं ये अब बताएंगे। देखो वोट के मामले में अगर बात करेंगे बच्चे, अगर वोट के मामले में बात करेंगे बेटा, तो ये ध्यान देना, मतदाता पंजीकरण अधिनियम 2011 में फॉरम 6A है। क्या है? फॉरम 6A है, जिसमें कहा है मतदान के रूप में इनका पंजीकृत किया गया है। पर बेटा ये कैसे देते हैं वोट? प्रॉक्सी वोटिंग देते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग मतलब समझते हैं बेटा? छदम वोट। और छदम वोट का मतलब होता है कि वोट इनको दिलवा दिया गया है, पर इनके वोट का झूठा मत है, इनके मत का कोई काउंटिंग नहीं किया जाता है। मत इसलिए दिलवा देते हैं, इससे पता चल जाए कि भारत के अंदर, भारत से बाहर रहने वाले कितने एनआरआई हैं। समझ रहे हैं? मतलब एक तरीके से हम लोग गणना कर लेते हैं कि हाँ वोट ये दिए हैं, पर इनके वोट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सर ये आके नहीं देते वहीं से, हाँ डायरेक्ट प्रॉक्सिमेट मैसेज, देखो मैसेज भी दे सकते हैं, आके भी दे सकते हैं, सुविधा दोनों है। पर इनके वोट का कोई, विशेषकर चुनाव में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2-4 वोट से हार रहा है, इसमें अगर प्रॉक्सी वोट पड़ा हुआ है, तो उन वोटों के आधार पर किसी व्यक्ति के हार या जीत का गणना नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग झूठा मतदान कहते हैं। क्या कहते हैं? झूठा मतदान। तो आपसे पूछ ले, झूठा मतदान क्या प्रॉक्सी वोटिंग किसे कहते हैं? झूठा मतदान मतलब एक तरीके से नाम मात्र का, एक तरीके से उनको क्या है, लालच दिए है, तुम भी वोट देते हो, खराब न लगे, और वास्तव में कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? आइए अगला देखते हैं। अच्छा इसको नोट डाउन करना है क्या आप लोग देख लिए हैं? इसके साथ ले लिए? अरे भेज देंगे भाई, ठीक है। चलिए अब आइए, तो हमने समझ लिया, क्या समझ लिया बेटा? एनआरआई समझ लिया। क्या समझ लिया? एनआरआई। अब किसको समझते हैं? अब आइए अब समझते हैं पीआईओ। पीआईओ पीआईओ चले, अपने पास सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। आइए पीआईओ, इसको बोलते हैं बेटा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सबसे पहली बात है, पहले ये जान लेते हैं बेटा, इनका जिक्र कहाँ क्या कैसे है बेटा। ऐसे विदेशी जो या तो स्वयं भारत के नागरिक हो, रहे हो, या इनके पूर्वज हो, जिनकी जानकारी कहाँ हो, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में हो। मतलब यह ध्यान देना, पीआईओ किसको मिलेगा? या तो वो स्वयं भारत के नागरिक रहे हो, या तो इनके पूर्वज कहीं ना कहीं भारत के नागरिक रहे हो। पूर्वज मतलब आपके इनके दादा परदादा कोई ना कोई भारत के नागरिक रहे हो, तो उन्हें हम लोग पीआईओ कार्ड धारक दे सकते हैं। इसे कब से स्टार्ट किया गया बेटा? तो 2022 इसे क्या किया गया है? जारी किया गया है। क्या किया गया है? जारी किया गया है। अब सबसे बड़ी बात है, पीआईओ का एक निगेटिव लिस्ट बनाया गया बेटा। क्या बनाया गया? निगेटिव लिस्ट। निगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें वैसे देश डाले जाएंगे जिन देशों को निगेटिव लिस्ट में अगर पीआईओ के अंदर डाल दिया गया, तो उन देशों को पीआईओ कार्ड धारक नहीं बनाया जा सकता, मतलब उन्हें पीआईओ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? पीआईओ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए किसको बनाया गया बेटा? निगेटिव लिस्ट बनाया गया। और निगेटिव लिस्ट में कुल कितने देश शामिल किए गए हैं जिसको भारत पीआईओ नहीं देता है? तो ध्यान देना, 7 देशों को पीआईओ में शामिल नहीं किया गया है। मतलब 7 देशों को पीआईओ भारत नहीं देता है। तो कौन कौन सा बेटा? एक तो अफगानिस्तान को नहीं देता है, पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं देना है, चीन को नहीं देता है, नेपाल को नहीं देता है, न बांग्लादेश, न श्रीलंका, न ही तो भूटान को। हाँ, इन 7 देशों को ध्यान देना पीआईओ कार्ड धारक नहीं है। ठीक है। अब देखिए जरा से इनके बारे में, क्या इनको लाभ है, क्या सुविधा है बच्चे? देखिए, ये जमीन पहली बात तो नहीं ले सकते हैं भारत के अंदर। अगर जो भी पीआईओ कार्ड धारक है वो जमीन देश के अंदर नहीं ले सकते। उसमें भी हमारे यहाँ जमीन का कमी है, फालतू क्या करेंगे आके। मतदान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, जबकि वो लोग छदम मतदान कर सकते हैं, एनआरआई। और हाँ, ये शैक्षिक लाभ एवं अन्य लाभ का लुत्फ उठा सकते हैं, मतलब पढ़ लिख सकते हैं, अपनी सब सारा चीज कह सकते हैं। पर हाँ, यदि यह जो अगर पीआईओ कार्ड धारक है, तो मैंने आपको बताया था, अगर ये 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहते हैं तो इन्हें पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। तो पीआईओ मिलने से एक फायदा हो जाता है, अगर 7 साल तक भारत में रह लिए तो भारत की नागरिकता प्राप्त करना इनके लिए क्या है? आसान है। समझे बच्चे? ये लोग आके हमारे कोचिंग में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे कोचिंग में आके पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा, पर वो दरोगा नहीं बनेंगे। दरोगा बनने के लिए पहले 7 साल इनको भारत में रहना पड़ेगा। और 7 साल जब रह लेंगे तब भरे तनकर एजेंट आ जाए तो काम नहीं दरोगा। तो ऐसे भरे बचपन में चला हुआ तो दरोगा बनाए थे। समझे नहीं समझे? और वो कोनो कमेंट मरी ही कहीं खुद दरोगा नहीं बनत है, पर उन्हें क्या बताओ कि दरोगा हम का करो बन के। चलिए
आइए अब आते हैं, अगला कार्ड धारक है बेटा, क्या है हमारे पास है, ओसीआई। क्या है, ओसीआई। अब ओसीआई क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं ओवरसील सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हिंदी बोलते हैं सामुद्री पारी भारतीय नागरिक। अब जरा इनके बारे में देखते हैं बेटा, ये इनका भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके 2005 में से लाया गया। ये शुरुआत में नहीं था, इसे हमने क्या किया, नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या किया, संशोधन किया। तो आपसे पूछ सकता है ओसीआई कब आया, तो ओसीआई कब आया बच्चे, 2005 में आया है। कब आया है, 2005 में आया है। और इसे एल.एम. सिंघवी समिति के गठन के आधार पर लाया गया था। अभी एल.एम. सिंघवी कब आएंगे बेटा, जब आपको हम पंचायती राज पढ़ाएंगे तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, ये सभी आएंगे, कमेटी आएंगे जब आपको पंचायती राज पढ़ाऊंगा। तो कमेटी को याद रखिएगा, एल.एम. सिंघवी बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा, किसके लिए, पंचायती राज के लिए। ठीक है, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता और प्लस दूसरे कौन है, तीसरे कौन है, एल.एम. सिंघवी। तो ध्यान देना, इन्हीं के आधार पर ओसीआई लाया गया बेटा। अब देखिए इसमें क्या व्यवस्था बेटा, अब कौन कौन ओसीआई कार्ड धारक हो सकता है, किसको किसको ओसीआई बनाया जा सकता है। तो कहा गया ऐसे विदेशी जो 26 जनवरी 1950 के समय उनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों। मतलब ऐसे व्यक्ति को कार्ड दिया जा सकता है जो 26 जनवरी 1950 के समय उनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों। अगर रह चुके हों तो मतलब वो भारत के, उनके मतलब परदादा भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। दूसरा, 26 जनवरी 1950 के समय नागरिक बनने के योग्य हों। अगर वो भारत के नागरिक नहीं रहे हों पर 26 जनवरी 1950 में नागरिकता धारण करने के जो प्रावधान थे, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 5 और 6, तो जो विधि थे उन्हीं विधियों के आधार पर अगर वो नागरिक बनने के योग्य हैं तो उन्हें भी ओसीआई कार्ड धारक मिल जाएगा। तीसरा, ऐसे क्षेत्र में निवास करते हो जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अभिन्न अंग रहा हो। मान लीजिए कोई ऐसा हिस्सा जो 15 अगस्त 1947 में वो भारत का हिस्सा था, पर डिवीजन होकर वो किसी दूसरे देश में चला गया या किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति अगर वो लोग होंगे तो अगर वो अप्लाई करेंगे तो उन्हें ओसीआई कार्ड धारक दे दिया जाएगा। ठीक है, अब जो ओसीआई कार्ड धारक होंगे उनके लिए लाभ क्या है बेटा, तो ध्यान देना। अच्छा, उनके ऐसे मान लीजिए कोई जीवन साथी है बेटा, क्या है, मान लीजिए कोई ओसीआई कार्ड धारक है ना, और उसकी शादी हो गई, तो उसके पत्नी को ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा, पत्नी को नहीं मिलेगा, बस पति है तो पति भर रहेगा, और पत्नी है तो पत्नी भर रहेगा, उसको भर नहीं मिलेगा। तो जीवन साथी को नहीं दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम ओसीआई कार्ड धारक हो गया, ब्याह कर ले, हमारा मेरा रू हो जाएगी इंडियन, नो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और इसमें ध्यान देना, नल्ला पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है, इनको ध्यान देना, इनको इससे बाहर कर दिया गया है, इनके हर जगह बाहर करो। बस मोदी जी तनिक गड़बड़ाए थे सिंदूर ऑपरेशन में, नहीं तो इनका सारी हेकड़ी निकाल दी था, जैसे कुकुर नियर स्ट्रक्चर बन कर ऐसे बना कुकुर नियर, मैप पे देखो कुकुरे नियर लगे थे, पर मोदी जी तन्नी की गलती की थी, ये सब उनके तनी से खिलाफ में चला जाते कबो कहो कि ऐसा तो नहीं करे चाह रहा ना, सीधा लेता लपेटे में साफ मैटर, तुरंत नहीं भी नहीं है, सीधा यहाँ केवल एवरी ऑर्डर कर दिया था, यहाँ से इतना सैनिक केवल यूपी से चला जाता है, उन्होंने सफा करे हुए थे। हैं बताइए, अब इनको बेटा तो ध्यान देना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है। तीसरी बात, लाइफ लॉन्ग वीजा नहीं उनको होता है, मतलब एक बार अगर इन्होंने कार्ड धारक कर लिया तो फिर कहीं भी लंबी यात्रा कहीं कहीं भी जाना आना हो, इनको वीजा परमिट है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार वीजा रिन्यूअल कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मैंने बताया 5 वर्ष लगातार भारत में रहते हैं तो भारत में नागरिकता पंजीकरण के आधार पर दे दिया जाएगा, ये भी बताया था आपको। तो अगर ओसीआई कार्ड धारक है तो कितने वर्ष के लिए था, 5 वर्ष के लिए था, अगर पीआईओ कार्ड धारक थे तो कितने वर्ष के लिए थे, 7 वर्ष का था। समझ रहे हैं, तो ये सारे काम किसके लिए बेटा, ओसीआई के लिए है। आइए अगला चलिए, यहाँ तक ये बात समझ में आ गया है, इसके चार्ट ले लीजिए। अच्छा आप लोग पहले ले लेते हैं, बड़े तेज हो। चलिए, अब ये सबसे है आज का वर्तमान का नया मुद्दा बेटा, अब इसी को पढ़ाने के बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब बेटा ये बड़ा मुद्दा है, हाईलाइटेड चला था 2019 में, और 2019 में जानते हैं कोविड-19 भी दौर चल रहा था, और उसी समय अरे मान ही चलिए एंट्री, उसके बाद कोविड-19, सब ये सब एक चीज समय समकालीन है। जैसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, और पेट के एग्जाम में पूछ भी लिया गया था, तो कौन कौन सी है बेटा, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, ये सभी सभ्यताएं कैसी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, समकालीन है।
तो देखो बेटा, तो सबसे बड़ी बात है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये पारित कब हुआ था सभा से? तो 11 दिसंबर 2019 को क्या किया हुआ था? पारित हो गया था, पास हो गया था। उसके बाद 10 जनवरी 2020 को क्या किया गया बेटा? लागू किया गया। 10 जनवरी 2020 को क्या किया गया? लागू किया। वास्तव में ये था क्या? अवैध प्रवासी के भाषा में संशोधन किया है। भाषा का मतलब बेटा कह सकते हैं परिभाषा, किसमें बेटा? उनके भाषा में क्या करो, परिभाषा में क्या किया गया बेटा? संशोधन। अब देखो अवैध प्रवासी किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो अवैध प्रवासी कहते किसे, बताइए आप लोग? जो बिना बताए भारत में घुस आए, मतलब बिना किसी कागज के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी कार्ड धारक के अगर आप भारत में इंटर करते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अवैध प्रवासी। क्या बोलते हैं? नहीं, आतंकवादी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, तो ऐसे देशों में क्या है ना कि रोजगार कुछ है ही नहीं। अब रोजगार नहीं है तो जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लान कर जाते हैं, और जब प्लान कर जाते हैं तो बिना कागजी कार्रवाई के किसी दूसरे देश के सीमा के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और जब किसी दूसरे देश के सीमा के अंदर प्रवेश करेंगे बिना कागजी कार्रवाई के, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अवैध प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैध प्रवासी कहते हैं। अब यहाँ पे एक मामला क्या गया बेटा अवैध प्रवासी से रिलेटेड? तो इसमें कहा गया यदि कोई व्यक्ति अफगानिस्तान, कहाँ से बेटा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 धर्मों से रिलेटेड, कितने धर्मों से रिलेटेड बेटा? 6 धर्म। 6 धर्म कौन कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध है, पारसी हैं, जैन है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन आदि अगर 31 दिसंबर 2014 तक ये भारत आ गए हैं तो इन्हों अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, और इनको क्या कर दिया जाएगा? देशीकरण के आधार पे, अर्थात कह सकते हो कि इनको देशीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या किया गया कि जो भी कोई व्यक्ति अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया हुआ है और कितने धर्म से रिलेटेड हो? 6, हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध, पारसी, जैन और आदि, अगर 31 दिसंबर 2014 के अगर ये भारत में आ चुके हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। और नागरिकता किन आधार पर दिया जाएगा बेटा? देशीकरण के द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। पर हाँ, देशीकरण के द्वारा नागरिकता देंगे यदि वो 5 वर्ष तक भारत में निवास करते हैं तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें बेटा समस्या क्या आ गई कि यहीं पर मुस्लिम अल्पसंख्यक ने इस पे आरोप जता दिया। क्या किया गया? आरोप जता दिया। क्यों आरोप जता दिया? कहा भाई हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सब अल्पसंख्यक हैं, तो आपने इन्हें क्या कर दिया? भारत के में नागरिकता दे दिया। तो क्या जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से मुस्लिम भाई आए हुए हैं उनको नागरिकता क्यों नहीं देंगे? उन्हें क्यों नहीं आप ये प्रावधान में लागू करेंगे? क्यों आप बाइकाट कर रहे हैं? समझ रहे हैं? तो उससे क्वेश्चन पूछा गया भारत सरकार से कि बताइए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो मुस्लिम भाई लोग आए हैं उनको क्यों आप भारत की नागरिकता नहीं दे रहे हैं? अगर वो भी 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है विधि की समझ समानता। आर्टिकल 14 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 14 कहता है विधि की समझ समानता। ऐसी विधियां बनाइए जो सभी को समान रूप से वितरण हो। तो बताइए आर्टिकल 14 के उल्लंघन कर रहा है, ऐसी विधियां कैसे बना सकते हैं? और जब भी कोई विधि अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी विधियों को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं। तो भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा, कहा सुनो सुनो, हमने आर्टिकल 14 का कोई उल्लंघन नहीं किया है। कहा बताइए कैसे नहीं किए हैं? इन्होंने बताया देखो, अगर अफगानिस्तान कैसी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान कैसी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश कैसी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है। तो बताओ यहाँ मुस्लिम तो बहुसंख्यकवादी है ना। अगर बताओ इनके देश, मुस्लिमों के देश में अगर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होने लगा तो मतलब मुस्लिम अपने देश में सुरक्षित नहीं है। हम किनको शरण दे रहे हैं? अब यहाँ बहुसंख्यकवादी में कौन? मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब यहाँ पे ये कम समुदाय के लोग हैं तो इनका शोषण यहाँ हो सकता है, इसीलिए हमने इनको शरण दिया है। और जब आप लोग ऑलरेडी बहुसंख्यकवादी हैं तो जहाँ ये पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में रहिए ना, क्यों भारत में आके रहेंगे? क्यों भारत की नागरिकता दीजिए भाई? भारत की नागरिकता क्यों दें? क्यों? अगर आप भी अगर इन सब धर्मों से बिलोंग करते, अगर यहाँ पर भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी अगर आप भी अल्पसंख्यक रूप में होते और तब मैं आपको नागरिकता अगर नहीं देता, तब आप कहते कि हमने आर्टिकल 14 का विरोध किया है, हमने आर्टिकल 14 का विरोध
नहीं किया है, इन तर्कों के आधार पर सरकार अपना क्या करी, पक्ष रखी और बच गई। वैसे भी और ये संविधान मुद्दा काफी हाईलाइटेड चला गया था। और वास्तव में अगर कहा जाए तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन तो है ही है। नहीं सर, वैसे भी संविधान अपने देश के लिए है, विदेश के लिए थोड़ी तो ना। बात तो सही है बेटा, अपने देश के लिए है, पर जरा सोचिए ना, तो ये हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन धर्म, ये हमारे भारत के व्यक्ति तो है नहीं ना, ये भी तो विदेशी से आए हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ही तो आए हैं, है ही नहीं है। तो इनको क्या कहा गया बेटा कि इन्हें देशीकरण द्वारा नागरिकता के प्रावधान में संशोधन किया गया, और यदि 5 वर्ष तक ये भारत में निवास करते हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बोली बात समझ में आया? यस सर। तो ये था बेटा आपका नागरिकता चैप्टर। क्या था? नागरिकता चैप्टर। और नागरिकता चैप्टर को हमने 3 क्लासों में 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। अब आप समझिएगा, इन तीनों क्लासों को अगर आप पढ़ लेते हैं बेटा, तो मैं आई होप इस बात का गारंटी देता हूँ यूपीएससी तो कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। इसके अलावा बेटा अगर आप स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां से भी आपके जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, सारे क्वेश्चन को आप बखूबी हल कर ले जाएंगे। बस आप लगातार क्लास को रिवीजन करिए और क्या करिए, इस नोट्स को बना लीजिए। और इसके पीडीएफ के लिए बेटा आपको अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारा टारगेट विद गुरुकुल चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको और क्लास के अपडेट भी मिल जाएंगे। और क्लास आप लोग को जैसा भी लगा होगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।